टाइम था 31 अगस्त 2023 का और जगह थी अयोध्या का रेलवे स्टेशन। जब काफी सारे लोग इस टाइम रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर सरयू एक्सप्रेस की वेट कर रहे थे और कुछ ही देर बाद ट्रेन वहां पर पहुंच भी जाती है। अब सुबह का टाइम हो चुका था तो वहां पर ज्यादा भीड़ नहीं थी। कुछ एक लोग इस टाइम ट्रेन की वहां पर वेट कर रहे थे। तो जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है, एक के बाद एक कर सारे के सारे पैसेंजर जाकर ट्रेन में बैठ जाते हैं। लेकिन इसी टाइम एक बंदा ऐसा भी मौजूद था जो कि ट्रेन में जब घुसता है तो उसकी सबसे पहली नजर जमीन पर पड़ जाती है और उसको थोड़ा अजीब महसूस होने लगता है। जब उसने अपने फोन की टॉर्च को ऑन किया, क्योंकि इस टाइम गाड़ी में ज्यादा लाइट नहीं थी, उसने जाकर अच्छे से उसे चेक किया। तब उसे ये बात पता चलती है कि ये कुछ और नहीं जबकि ये तो खून है और उस खून का पीछा करते हुए कि आखिरकार कहां से बहता हुआ आया है, वो ट्रेन की एक सीट के नीचे जा पहुंचता है। और वहां का मंजर देख लेने के बाद तो वो और ज्यादा घबरा गया कि आखिरकार इस महिला के साथ हुआ क्या था, क्योंकि वहां पर एक लेडी पुलिस कांस्टेबल एक सीट के नीचे इस टाइम लेटी हुई थी, या फिर हम लोग कहें वो इस टाइम पूरे तरीके से बेहोश होने की स्थिति में जा चुकी थी। उस लेडी कांस्टेबल को ऐसी हालत में देखकर वो बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है, जिसके बाद वो वापस स्टेशन की तरफ जाने लगता है और वहां पर आरपीएफ के जितने भी जवान खड़े हुए थे उन्हें आवाज लगाने लगता है। कुछ एक लोग उसकी तरफ आने भी लगते हैं और तब तक वो बंदा वहां पर पहुंच लेने के बाद उस महिला की वीडियो बनानी शुरू कर देता है कि आखिरी टाइम में उसने यहाँ पर कुछ ऐसी हालत में इसे देखा था। उस आदमी ने जब इस वीडियो को पूरे तरीके से बना लिया तो उसके बाद उसे वो सोशल मीडिया पर डाल देता है कि आज इस तरीके से मैं बस ट्रेन में ही चढ़ा था कि इस तरीके का मंजर मेरे सामने आ गया। और जब आरपीएफ के जवान यहाँ पर पहुंचते हैं, इस पूरे के पूरे मंजर को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरी टाइम में यहाँ पर हुआ क्या होगा, तब जाकर उन्हें भी ये बात पता चलती है कि यहाँ पर इस टाइम यूपी पुलिस की एक लेडी कांस्टेबल काफी ज्यादा बुरे हालातों में ट्रेन की सीट के नीचे लेटी हुई है। या फिर हम ये बात भी कह सकते हैं कि आखिरी टाइम में इसे काफी ज्यादा बेरहमी से पीट लेने के बाद इस सीट के नीचे इसे धकेल दिया होगा। इस टाइम उसने पूरी तरीके से अपनी ड्रेस को नहीं पहन रखा था। जिस बंदे ने इसे इतने बुरे तरीके से पीटा था शायद उसी ने इसके कपड़े भी फाड़ दिए थे। इस टाइम उस लेडी कांस्टेबल ने अपनी ऊपर की तो ड्रेस पहन रखी थी, लेकिन उसकी पैंट इस टाइम उसके पास नहीं थी। ये सारा का सारा मामला जैसे ही आरपीएफ के सीनियर अधिकारियों के पास पहुंचता है तो जल्द से जल्द ट्रेन को रुकवाकर वहां पर एक एम्बुलेंस का प्रबंध करवाया जाता है और उसे नजदीक के हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है। लेकिन जब पहली बार उस महिला को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है तो डॉक्टर्स ने जब उसकी ऐसी चोटों को देखा तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि हम लोग इसका इलाज नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते उसे जल्द से जल्द लखनऊ ट्रॉमा सेंटर भेज दिया जाता है। और दूसरी तरफ इस टाइम यूपी पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था कि आपका एक सिपाही कुछ ऐसी हालत में हम लोगों को मिला है। लेकिन जैसे कि इस टाइम यूपी पुलिस के हालात थे, उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो लोग इस केस को थोड़ा सा भी सीरियसली ले रहे हैं। वो लोग मानो पूरे तरीके से इस केस को इग्नोर कर रहे हो। लगातार आगे से आगे टाइम बीतता जा रहा था, लेकिन जिन लोगों ने ये कांड रचा था पुलिस ने अभी तक उनके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं की। जिस बंदे ने इस महिला को सबसे पहले देखा था उसने इसकी वीडियो बना ली थी। ये वीडियो इस टाइम काफी ज्यादा वायरल हो चुकी थी और सभी लोग इस टाइम सिर्फ इतना ही जानना चाहते थे कि जिस महिला के साथ ये सारा का सारा कांड हुआ था, अच्छे से तो अभी तक ये बात भी नहीं पता चली कि उसके साथ हुआ क्या था। तो आखिरकार अब उसके हालात कैसे हैं और जिसने भी उसके साथ ये सारे कांड रचे थे इस टाइम वो लोग कहां पर है। लगातार आगे से आगे ये वीडियो यूं ही वायरल होती जाती है। जब लोगों को पता चलता है कि ये मामला अब पूरे तरीके से ठंडा पड़ चुका है तो एक टाइम ऐसा भी आया जब ये वीडियो इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जज के पास जा पहुंचती है और उन्होंने जब इस वीडियो को देखा कि एक लेडी कांस्टेबल को इतना ज्यादा बेरहमी से मारा गया है तो इस केस का आखिरकार इस टाइम तक क्या हाल है, तो उन्होंने जब इस बारे में जानने की कोशिश की तो उन्हें ये बात पता चली कि इसके बारे में तो अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया कि आखिरकार इस लेडी कांस्टेबल का ऐसा हाल किसने कर दिया। और उसके बाद तो जज साहब खुद इस केस को संभालने लगते हैं। सीनियर अधिकारियों को ये आदेश दिए जाते हैं कि इस केस को थोड़ा सीरियसली लिया जाए और उसके बाद जाकर पुलिस की नींद खुलती है। पुलिस ने जाकर इस केस के ऊपर तहकीकात करनी शुरू कर दी और पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिरकार ये कांस्टेबल कौन थी, आखिरी टाइम में ये कहां से कहां पर जा रही थी। दूसरी तरफ इस टाइम उस कांस्टेबल का इलाज चल रहा था। तब जाकर पुलिस को ये बात पता चलती है कि इस लेडी कांस्टेबल का नाम सावित्री देवी है। जिस टाइम इस लेडी कांस्टेबल के साथ ये सारी की सारी घटना घटी उस टाइम इसकी ड्यूटी अयोध्या में सावन झूला मेला में लगी हुई थी। ये हर रोज वहां पर ड्यूटी देने के लिए जाया करती थी और उसके बाद वापस ट्रेन से वापस अपने घर पर जाया करती थी। बाकी
दिनों की तरह 30 तारीख को भी वो जाकर सबसे पहले तो अपनी अच्छे से ड्यूटी देती है। शाम को करीबन 6 साढ़े 6 बजे वो ट्रेन में बैठ गई, लेकिन जब तक कि वो स्टेशन पर पहुंचती जहां से कि वो वापस अपने घर पर जाया करती थी, इस टाइम उसने पूरा का पूरा दिन ड्यूटी की थी। वो काफी ज्यादा थक चुकी थी, जिसके चलते अब उसे नींद आने लग जाती है। वो पूरे तरीके से सो चुकी थी। अपने स्टेशन पर वो नहीं उतर पाई और ट्रेन लगातार अगले स्टेशन पर जाती जा रही थी। लगभग 1 या 2 स्टेशन ही अभी गुजरे होंगे कि अचानक से इसकी नींद खुल जाती है और तब जाकर उसे ये बात पता चलती है कि इसका स्टेशन तो पीछे रह चुका है। अब पूरी की पूरी गाड़ी में कोई भी मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 8-10 सवारी ही बची होंगी। तो इस टाइम उसको काफी ज्यादा थकान तो हो ही चुकी थी, तो वो वहीं पर बैठ जाती है और उसके दिमाग में अब यही बात आने लगती है कि ये गाड़ी मनकापुर तक जाएगी और उसके बाद वहां से वापस आने वाली है। तो वो इसी गाड़ी में इस टाइम आराम कर लेगी और वापस आते टाइम वो अपने स्टेशन पर उतर जाएगी। ये सारी की सारी बातें इस टाइम वो सोच रही थी, लेकिन जैसे ही अयोध्या रेलवे स्टेशन आता है तो उसके बाद तो इस गाड़ी में बैठने वाले पैसेंजर्स को सीधा का सीधा यही बात पता चलती है कि यहाँ पर एक लेडी कांस्टेबल काफी ज्यादा बुरे हालातों में पड़ी हुई है। इसके शरीर से काफी ज्यादा खून बह रहा है, इसके मुंह पर काफी सारे वार किए गए हैं, इसकी पैंट तक उतार ली गई है और ऐसा ही इसका काफी ज्यादा बुरा हाल हो चुका है। पुलिस ने जब इसकी सारी ही डिटेल निकाल ली तो उसके बाद वहां पर बीच में जितने भी रेलवे स्टेशन पड़ने वाले थे उन सभी के सीसीटीवी कैमरा भी चेक करने शुरू कर दिए, क्योंकि यहाँ पर रात के टाइम में ज्यादा लोग नहीं आया करते थे। कुछ एक लोग इस ट्रेन से उतरा करते थे और यही कारण था कि आखिरी टाइम में जब ये ट्रेन बिल्कुल खाली थी, इस लेडी कांस्टेबल के साथ ये बर्बरता की होगी। लेकिन पुलिस सारे के सारे सीसीटीवी कैमरा चेक कर चुकी थी, लेकिन वो किसी को भी देखकर ये बात नहीं बोल सकते थे कि इन्हीं ने ये सारे के सारे कांड किए होंगे। पुलिस को 1-2 लोगों के ऊपर शक भी हुआ कि जरूर इन्होंने ये कांड रचा होगा, तो पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ करनी शुरू कर दी। और दूसरी तरफ अभी तक सावित्री देवी को भी पूरे तरीके से होश आ चुका था। उन लोगों ने मना करना शुरू कर दिया कि हम लोगों ने ये कांड बिल्कुल भी नहीं रचा। सावित्री देवी को उनकी फोटो दिखाई जाती है तो सावित्री देवी भी इस बात से मना कर देती है कि ये वो लोग नहीं हैं, जिसके चलते अब सावित्री देवी से उन लोगों की ड्राइंग बनवाई जाती है कि उन लोगों का हुलिया किस तरीके का था, ताकि हम लोग उन्हें जल्द से जल्द पकड़ पाएं। सावित्री देवी जिस भी तरीके से एक्सप्लेन कर सकती थी पुलिस को अब बताने लगती है। उनके स्केच तैयार कर दिए गए और वहां पर आसपास के जितने भी गांव थे वहां पर जाकर उन सारे के सारे स्केच को दिखाया जाता है कि क्या आप लोगों ने कुछ इस तरीके के लोगों को देखा है। लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। लेकिन उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब पुलिस ने वहां पर रात के टाइम में ज्यादा लोग तो थे नहीं, स्टेशन पर कुछ एक लोग ही आए थे। कुछ एक लोगों ने ही ट्रेन में उस रात सफर किया था, तो जितने भी उस टाइम वहां पर मोबाइल एक्टिव थे उन सभी की डिटेल निकालनी शुरू कर दी। और इसी तरीके से इन लोगों के बारे में जब लगातार डिटेल निकाली जा रही थी तो 3 लोग ऐसे भी सामने आते हैं जिनके बारे में पुलिस को ये बात पता चलती है कि ये उसी ट्रेन में मौजूद थे। ये लोग भी शायद सावित्री की तरह अपने स्टेशन पर उतरना भूल गए, जिसके चलते ये भी बिल्कुल आखिरी वाले स्टेशन तक आए। उसके बाद सावित्री की तरह ये लोग वापस आ रहे थे। लेकिन जो सबसे अजीब घटना इस केस में घटी वो ये थी कि अयोध्या कैंट पर उतरते ही इन तीनों ही लोगों ने अपने मोबाइल बंद कर दिए थे। तो अब इनकी डिटेल निकाली जाती है। पुलिस ऑफिसर्स इनका अता पता लेकर इनके घर पर जा पहुंची और वहां पर जाकर जब इनके बारे में इनके परिवार के लोगों से पूछा जाता है तो उन्होंने तो इस बात से मना कर दिया कि जनाब उनके बच्चे अभी तक वापस नहीं आए हैं। हाँ, वो गए जरूर थे, लेकिन उसके बाद वो पता नहीं अचानक से कहां पर गायब हो गए, अभी तक वो वापस नहीं आए हैं। पुलिस को कंफर्म हो चुका था कि जरूर इस केस के पीछे यही लोग रहे होंगे। तो अभी तक पुलिस के पास इन तीनों ही लोगों की पूरी इंफॉर्मेशन आ चुकी थी, फोटोज आ चुके थे। तो वो लोग इन फोटो को ले जाकर सावित्री देवी के सामने रख देते हैं और उन्हें देखते ही सावित्री देवी उन्हें पहचान जाती है कि ये कोई और नहीं जबकि ये तो वही 3 दरिंदे हैं और ये थे अनीस खान, आजाद खान और विशंभर दयाल। तो पुलिस अब इनके बारे में और ज्यादा डिटेल निकालने शुरू कर देती है कि आखिरी टाइम में ये कहां पर थे, इसके अलावा ये कहां पर रहते हैं, असल में ये लोग करते क्या हैं। और इसी तरीके से लगातार इस केस पर काम करते करते इस टाइम तक पुलिस ने अपने काफी सारे मुखबिर भी इन लोगों के पीछे लगा दिए थे और उन मुखबिरों ने इनकी पूरी की पूरी डिटेल पुलिस के पास पहुंचा दी, इनकी लोकेशन पहुंचा दी। पुलिस ऑफिसर्स उसी जगह पर जाकर इनके ऊपर धावा भी बोल देते हैं। लेकिन इन तीनों ही लोगों ने एक बाइक का प्रबंध कर रखा था जिसके ऊपर बैठकर ये वहां से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब पुलिस इनके पीछे लग चुकी थी, लगातार पुलिस आगे से आगे इनका पीछा करती जा रही थी। और एक टाइम ऐसा भी आया जब ये बाइक से गिर जाते हैं और पुलिस ने इन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इन
लोगों के पास इस टाइम हथियार मौजूद थे, इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए पुलिस के ही ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी और इसी क्रॉस फायरिंग में पुलिस ने इनमें से 2 लोग आजाद और विशंभर के पैरों में गोली मार दी। जो तीसरा अनीस था वो वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। पुलिस ने इन दोनों को ही पकड़ लिया। अनीस के पीछे इस टाइम पुलिस ऑफिसर्स लग चुके थे। वो दोबारा से बाइक पर बैठकर यहां से भागने की कोशिश करता है और पुलिस ऑफिसर्स लगभग 48 किलोमीटर तक इसका पीछा करते हैं और आखिर में जब वो लगातार पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग करता जा रहा था तो पुलिस ने इसके ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी और इसी एनकाउंटर में अनीस अपनी जान गंवा देता है। तो आत्मसमर्पण के लिए कहा गया, जिसके क्रम में उसके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई, जिसके उसमें आत्मरक्षा पुलिस के द्वारा फायरिंग में उक्त अभियुक्त को गोली लगी थी, जिनको इलाज के लिए तत्काल जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल इलाज के दौरान एक अभियुक्त अनीश खान सन ऑफ रियाज खान रहने वाला जो हैदरगंज थाना क्षेत्र का है उसकी मृत्यु हो गई है। और अभी तक आजाद और विशंभर पुलिस की गिरफ्त में आ चुके थे तो पुलिस ने जाकर उन दोनों को ही दबोच लिया और उसके बाद पूछताछ करनी शुरू कर दी कि आखिरकार उस लड़की ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। और तब जाकर इस केस की सारी डिटेल सामने आती है कि आखिरी टाइम में वहां पर हुआ क्या था। दरअसल ये तीनों ही लड़के चोरी चकारी का काम किया करते थे। ट्रेन में जितने भी मुसाफिर आते हैं उनका जेब काटा करते थे। इन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब था। पूरा का पूरा दिन वो लोग यहाँ पर लोगों की जेब काटते और रात को वापस अपने घर पर जाया करते थे। बाकी दिनों की तरह 30 तारीख को भी अपना सारा का सारा काम कर लेने के बाद वापस अपने घर की तरफ आ रहे थे और इसी टाइम अनीस की नजर सावित्री के ऊपर पड़ जाती है। उसने उसके ऊपर अपनी गंदी नजर डाल ली थी। वो उसके पास जाकर उसे छेड़ना शुरू कर देता है। इस टाइम पूरी ही ट्रेन में सिर्फ और सिर्फ 8-10 लोग मौजूद थे। उनमें से 3 तो इन्हीं की गैंग के थे। तो अनीस इस बात से कंफर्म था कि इनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, जिसके चलते वो जाकर सावित्री को छेड़ना शुरू कर देता है। लेकिन सावित्री तो एक पुलिस ऑफिसर थी। इस टाइम उसने वर्दी भी पहन रखी थी, जिसके चलते अब सावित्री को भी कुछ समझ नहीं आया कि ये बंदा एक पुलिस कांस्टेबल को ही छेड़ रहा है तो आम जनता का ये क्या करता होगा, जिसके चलते वो उसे धमकाना शुरू कर देती है। लेकिन अनीस तो इस टाइम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में था कि पूरे ही डब्बे में इसके 2 यार दोस्त भी हैं, बाकी कुछ बोलेंगे नहीं और ये अकेली महिला आखिरकार क्या कर लेगी, जिसके चलते वो अपनी हदें पार करनी शुरू कर देता है। लेकिन सावित्री भी चुप रहने वाली नहीं थी, जिसके चलते उसने अपने पावर का यूज किया। उसने उसे पकड़कर सीधा का सीधा जमीन पर फेंक दिया। अनीस कुछ भी समझ नहीं पाया कि एक महिला उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है, जिसके चलते अब वो चुपचाप वहीं से खड़ा हो जाता है। सारे के सारे लोग इसी की तरफ देखने लग जाते हैं। कुछ एक लोग इसकी ऐसी हरकतों पर कि इस टाइम तो ये पिट चुका है उसके ऊपर हंस भी रहे थे। तो अनीस कुछ भी नहीं बोलता, सिर्फ और सिर्फ वहां से चुपचाप चला जाता है। सावित्री बेचारी पूरा ही दिन से ड्यूटी कर रही थी, जिसके चलते वो काफी ज्यादा थक चुकी थी और आखिर में अपनी सीट पर बैठे बैठे वो नींद की झपकी लेने लगती है। लेकिन जब तक उसकी नींद खुलती उसका स्टेशन पीछे जा चुका था। तो अब सावित्री के दिमाग में यही बात आ रही थी कि कोई बात नहीं, थोड़ा आगे जाकर वो वापस आ जाएगी, क्योंकि ये ट्रेन मनकापुर जाएगी और वहां से ये वापस चलने वाली है तो ये आते हुए उतर जाएगी। इसके दिमाग में यही बात चल रही थी। लेकिन जैसे ही ये ट्रेन मनकापुर पहुंची वहां से वापस चलने लगती है तो वहां से उस ट्रेन के डिब्बे में कोई भी सवारी नहीं चढ़ी। लेकिन दूसरी तरफ ये तीनों के तीनों लोग अभी भी सावित्री के ऊपर अपनी नजर बनाए हुए थे। उनके दिमाग में सिर्फ इतनी ही बात चल रही थी कि जब भी वो अकेली होगी तो वो जाकर उसके ऊपर हमला कर देंगे। ये सारी की सारी बातें इस टाइम इनके दिमाग में चल रही थी। जैसे ही मनकापुर से अयोध्या की तरफ ये ट्रेन जाने लगती है तो वो लोग उसी के पास जा पहुंचते हैं और उसके बाद जाकर दोबारा से उसके साथ बदतमीजी करनी शुरू कर देते हैं। सावित्री ने उन्हें समझाना शुरू किया कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है और हो सकता है तुम्हें काफी दिनों के लिए अंदर जाना पड़ जाए। लेकिन दूसरी तरफ उनके अंदर तो बदले की भावना जाग चुकी थी। वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे और उन्होंने सावित्री के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। वो सिर्फ और सिर्फ उससे अपनी रंजिश निकाल रहे थे, जिसके लिए उन्होंने अपने पास से एक तेज धारदार हथियार को निकाला और सीधा का सीधा सावित्री के मुंह पर उसे दे मारा। उन्होंने उसके सिर को पकड़कर वहां पर साइड में जो खिड़की थी उस पर दे मारा। वो लोग कुछ भी नहीं सोच रहे थे कि एक लड़की को वो कितना ज्यादा बेरहमी से पीट रहे हैं। वो लोग उसके साथ जो कुछ भी कर सकते थे वो सारी की सारी चीजें कर रहे थे। लगातार उसके किसी भी बॉडी पार्ट को नहीं देख रहे थे कि ये चाकू उसे कहां पर लग रहा है। वो लगातार लात मुक्के घुस्से उसके शरीर पर मारते जा रहे थे और एक टाइम ऐसा भी
आया जब अनीस ये बात कहने लगता है कि वो उसके साथ अब दरिंदगी करना चाहता है, जिसके चलते उन्होंने जोर जबरदस्ती करके उसकी पैंट को निकालना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ सावित्री की हालत इस टाइम काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी। वो अपने मुंह को संभालती, सिर को संभालती या फिर बाकी शरीर पर जहां पर उन्होंने चाकू, लात, घुस्से मार रखे थे उन सभी को संभालती या फिर बेचारी अपनी पैंट को संभालती। लेकिन जैसे तैसे कर इन दरिंदों से बचने के लिए वो अपनी पैंट को बचाने की कोशिश करती है और लगातार अगले काफी देर तक ये संघर्ष इन लोगों के बीच चलता रहता है। इन्होंने पूरे तरीके से इसकी पैंट को उतार दिया, लेकिन तब तक अनीस के दोस्त ने ये बात कहनी शुरू कर दी कि भाई इस टाइम हम लोग अयोध्या जंक्शन पर पहुंच चुके हैं, तो हमें यहाँ से उतर जाना चाहिए, नहीं तो अब आगे काफी सारे मुसाफिर इस ट्रेन में बैठने वाले हैं, वहां पर आरपीएफ भी होंगी और वो लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो ये सारी की सारी बातें सुन लेने के बाद अनीस अपनी जान बचाने के लिए चलती ट्रेन से वहां से कूद जाता है। उसके दोनों साथी भी उसके साथ चलती ट्रेन से ही कूद जाते हैं। लेकिन वहां से कूदने से पहले उन लोगों के दिमाग में ये बात जरूर थी कि अगले स्टेशन से कुछ एक लोग ट्रेन में बैठेंगे जरूर, लेकिन ज्यादा भीड़ नहीं होने वाली, जिसके चलते उन्होंने सावित्री की बॉडी को उठाकर वहां पर मौजूद एक सीट के नीचे छुपाने की कोशिश की, क्योंकि उनके दिमाग में यही बात थी कि अब ये महिला पूरी तरीके से बेहोशी की हालत में जा चुकी है, तो ये खुद तो मदद नहीं मांग पाएगी, बस हमें इसे कहीं ना कहीं पर ठिकाने लगाना है। जिसके चलते एक सीट के नीचे ले जाकर वो उसे पूरे तरीके से लेटा देते हैं और उसके बाद चलती ट्रेन से, क्योंकि आउटर के पास पहुंचने पर ट्रेन थोड़ी स्लो हो जाती है, वो लोग चलती ट्रेन से नीचे कूद जाते हैं। और इस पूरे ही मामले के बारे में जैसे ही सावित्री को होश आया था वो भी पुलिस ऑफिसर्स को बता चुकी थी। लेकिन इस टाइम इन 3 आरोपियों में से एक बंदा इनकाउंटर में अपनी जान गंवा चुका था और 2 लोगों को जब पैर में गोली लग चुकी थी तो वो भी पुलिस के हाथ लग चुके थे और उसके बाद इन दोनों को ही जज के सामने पेश किया जाता है। वैसे दोस्तों, आप लोग इस पूरी की पूरी घटना को जान चुके हैं, तो आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सावित्री एक पुलिस कांस्टेबल थी, तो इन वहशी दरिंदों ने अगर पुलिस कांस्टेबल तक को नहीं बख्शा तो आम जनता को ये कहां पर बख्शने वाले होंगे? आप लोग इस पूरी ही घटना को जान चुके हैं, तो आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को परेशान तो नहीं करना चाहता, लेकिन सचेत जरूर करना चाहता हूं। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और इसके साथ साथ अपनों का ख्याल जरूर रखें। और दोस्तों, अगर स्टोरी सुनाने का तरीका अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट श्री राज को एंड राइट अ ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।